किसी से मिलता जुलता नहीं है किसी से मिलता जुलता नहीं है वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक ऊंची उड़ान का, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस सेट चौथा कराया जाएगा और आपको जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकें और आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर और इसको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए जरा पहला क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या करा कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे। कितने थे? 50 उम्मीदवार। हम लोग इसको दो तरीके से समझेंगे। तो पहला तरीका समझते हैं अच्छे से, ठीक ना। करा किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे, ठीक है भैया, अच्छी बात है, रहने दीजिए। उन्होंने औसत अंक 47 प्राप्त किए। उन्होंने माने कि इन्होंने कुल ने 50 लोग ने 47 औसत अंक प्राप्त किए। करा उत्तीर्ण वाले का औसत अंक 74 है और अनुत्तीर्ण माने जो पास हुए वो 74 और फेल वाले 44 हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपली पास और यहाँ पर लिख देते हैं फेल। तो पास वालों का कितना भैया? 74 अंक, उत्तीर्ण जो औसत है, और इन लोगों का है 44। तो इस मेथड में एक चीज समझिएगा, कभी भी दो लोग रहे जैसे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और कुल, लड़के लड़की और कुल, अगर कभी भी ऐसा कंडीशन रहे चीनी और मान लेते हैं अगर उसमें पानी मिला रहा है उसका प्रतिशत और कुल प्रतिशत दिया रहा है, यानी कभी भी कोई एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है और उसको जब मिलाया जाए तो कुल अगर कभी भी दिया रहा है तो आप दिमाग में हमेशा रखिएगा एलिगेशन मेथड। क्या एलिगेशन मेथड है? यानी देखिए यहाँ पर पास दिया था, फेल दिया था और कुल दिया था। तो कुल कितना है भैया? वो है 47 औसत अंक। बस इसका अंतर निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 3 50 और 24 3 27 अंतर हो जाएगा, इनका हो जाएगा ना। और इन लोगों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 और 44 का अंतर 3। आपको अंतर निकालना, ध्यान से समझिएगा, अंतर निकालना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना? 3:27, यानी ये इसको काट देंगे तो 9, यानी 1:9 के अनुपात में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने उम्मीदवार थे? 55 उम्मीदवार थे, यानी 55 लोग थे, 55 लोग। अब आप चाहें, सॉरी 50 लोग थे। अब आप चाहें यहां से या तो अलग अलग इनकी संख्या ज्ञात कर लीजिए। जैसे कुल संख्या कितनी है? 10। तो ये इन जो पास वालों का संख्या का निकालेंगे तो पास वालों का क्या हो जाएगा? 1/10 गुणे 50 लोग। अब फेल वालों का कितना हो जाएगा? तो 9 संख्या इनकी, यानी 9/50 गुणे 9/10 गुणे 50, ये संख्या हो गया। तो 10×5 50 और 10×5 50, यानी 9×5 45 लोग और ये कितने हैं? 5 लोग, यानी 5 लोग पास हुए, 45 लोग फेल हुए। अगर ये पूछता कि कुल कितने लोग पास हुए तो आप कहते हैं कि 5 लोग पास हुए हैं और 45 लोग फेल हुए हैं। ये हो सकता था आपका पहला प्रश्न, लेकिन इसने क्या पूछा है? प्रश्न ध्यान देना ना। तो एक प्रश्न तो वो हो गया कि पास वाला पूछ सकता है, फेल वाला पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बना कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत बताओ। उत्तीर्ण उम्मीदवार का, उत्तीर्णवा कितने हुए हैं? 5 हुए ना। तो आप क्या कर देंगे? 5 कितने में? 45 में नहीं ना, 50 में ना। तो क्या हो जाएगा? 5/50 गुणे 100%, ऐसे तो निकालते हैं। 52 यानी कितना हुआ? 10%। फेल वालों का भी प्रतिशत पूछ सकता था, बोली पूछ सकता था कि नहीं। तो अगर फेल वालों का कहता तब कितना कर देते? 45/50 गुणे 100, 2 यानी 45 दूना 90%। 90% लोग फेल हुए और 10% लोग पास हुए। और आप ये भी कर सकते थे, अगर ये जो संख्या है इसका जरूरत ही नहीं था, आप चाहते इसी अनुपात से ज्ञात कर लेते। कैसे? ऐसे पास होने वाले कितने की संख्या? 1 है, कुल कितने हैं? 9 और 1 10, अगुड़े परसेंटेज निकालते हैं तो ये ना करते हैं। तो ये देखिए, यानी आपको संख्या निकालने की यहां पर जरूरत भी नहीं थी, आप ऐसे ही निकाल लेते। तो ये सब तरीके के सवाल आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। बताए मतलब जैसे एक क्वेश्चन ये पास वालों की संख्या, फेल होने वालों की संख्या, प्रतिशत, 4 सवाल तो बन गया आपका सिंपली। यहीं से क्वेश्चन बदल देता है लास्ट में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना कि लास्ट में पूछ क्या रहा है। और कई बार ऐसा होता है हम लगाते हैं लास्ट में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान इधर हटा तो कहा जाता ना कि अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा। बस वही चीज हो जाता है आपके साथ। तो बात ये एक ठो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें अगर इसका एक और तरीका जो बोले हैं तो बेसिक तरीका क्या है जरा देखिए। टोटल 50 उम्मीदवार थे,
50 लोग थे, तो मान लेते हैं कि 100 लोग पास हो गए, आप फेल हुए तब कितने, तो जाहिर सी बात है 50 माइनस 100 लोग कितने हुए, फेल हुए कि नहीं हुए। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, बोलिए होता कि नहीं, औसत बराबर योग बटा संख्या। तो अगर बात करें हम कि संख्या बराबर योग बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं औसत अगुणे संख्या, बोलिए कह सकते हैं कि नहीं। तो कुल योग बराबर छोटा छोटा योग, कुल योग बराबर छोटा छोटा योग, मतलब समझिए, यानी कुल कितने लोग हैं 50 लोग, इनका औसत कितना था 47, यही बराबर कर देना है, ये कुल योग हो गया। और छोटा छोटा योग का मतलब समझिए, इन ये संख्या थी x और ये जो पास होने वालों का औसत जो था वो था 74 था ना, तो ये क्या हो जाएगा x गुणे 74। अपना इनकी संख्या कितनी थी 50 माइनस x, गुणे इनका औसत कितना था 44। बस इसी समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे तो जो x की वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी इनकी संख्या, जो कि आएगी आपका, जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि कभी भी कि अगर 2 लोग हैं, जैसे पास फेल कुल अगर दिया है, तो आपको यही मेथड लगाना, क्योंकि आपको एग्जाम में बात समझिए, एग्जाम में आपको जल्दी से लगाने होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको यही समझना है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब समझते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए घातांक और करणी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसको बताते हैं, जो घातांक और करणी वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, लिख रखा है करणी में 2, 3 करणी में 3, 4 करणी में 4 और क्या भैया 6 करणी में 6, ये ना ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ पर करणी ये क्या है, इसका मतलब 1/2 घात है, यानी 2 पर कितना घात 1/2 घात, ये 3 पर कितना घात 1/3, यानी जो यहाँ पर 3 रहता है ना यही 1 के रूप में घात हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि 4 पर 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 पर कहेंगे 1/6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो ना जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसको क्या करना है, तो जो घतवा होता ना इसके हर का, क्या हर का, किसका हर का क्या ले लेना है, लस। तो 2, 3, 4 और 6 का लस कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, हो जाएगा 12। तो जब 12 हो जाएगा, अब क्या करना, देखिए 12 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आया 6, और वही 6 का गुणा कर दीजिए। इसका मतलब है कि 2 का जब हम गुणा करेंगे ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, तो हो जाएगा 6/12। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। फिर वैसे ही 12 में 3 से भाग दीजिए तो 4, और 4 का ऊपर भी गुणा कर दिए नीचे भी, तो ऊपर का 4 का गुणा हो जाएगा बटा 12। 4 है, 4 से इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा 3, 3 ऊपर भी करिए, यानी 4 पर कितना आएगा 3 और नीचे हो जाएगा 3 चौको 12। फिर वैसे 12 को 6 से भाग दीजिए तो 2, 2 ऊपर भी यानी 6 पर 2 और नीचे भी 2 का गुणा, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। बस अब देखिए आधार क्या है, ये जो घात में जो इसका हर है ई बराबर हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 पर 6 घात और 1/12, इसको कर लीजिए। ये 2 पर 6 घात हुआ ना और 1/12 कर लीजिए। वैसे 3 पर कितना हुआ 4 घात और 1/12 कर लीजिए, यानी जो ऊपर वाला घात है उसको देख रहे हैं हम अंदर ले आ रहे हैं, है ना। उसके बाद इसको जरा देखिए, ये कितना हुआ 4 पर कितना घात, आप कहेंगे 3 घात और कहेंगे 1/12, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि 6 पर इसका मतलब है 2 घात और 1/12, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब यहाँ की बात सब देखिए, 2 पर 6 घात कितना होता है 64 होता है, यानी 64 पर कितना 1/12 घात। 3 पर 4 कितना होता है 81 होता है, तो 81 पर 1/12 घात। 4 पर 3 कितना होता है 64, 1/12 घात, ये ना हुआ हाँ। और 6 पर 2 कितना होता है 36, 36 पर 1/12 घात। अब आप बताइए 64, 81, 64 और 36 में कौन बड़ा है, तो भैया यही ना बड़ा आपका हुआ, यही ना बड़ा हुआ। तो ये वाला कौन था, ये था, ये था, ये था, अर्थात ये था। ठीक है, तो इसको क्या करना है लॉस, आपको दिमाग में रखना है कि लॉस ले लेना है और आधार इसके हर को क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, और फिर ऊपर वाला जो घात उसको अंदर भेज देंगे और जो आएगा बस इतना देख लेंगे कि इस जो कोष्टकवा में है इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा हुआ, ये हो गया। अगर छोटा पूछता है यहीं पर एक क्वेश्चन छोटा वाला पूछ देता है तो ये आंसर हो जाता, बोलिए हो जाता कि नहीं हो जाता।
तो छोटा वाला ये वो का मतलब ये वाला है 6 पर 1/6 का, ठीक है ना। तो हो जाता है आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, और इस वाले प्रश्न को सबसे पहले हम आपको थियरी एक बताए थे, उसको पहले बताते हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला हम बताए थे, फार्मूला क्या था बता रहे हैं आपको। फार्मूला देखिए, एक दिन बोले थे हम आपको, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर एक क्वेश्चन में a + b + c, दूसरे क्वेश्चन में a² + b² + c² - ab - bc - ca लिखवाए थे, बिल्कुल लिखवाए थे। अब उसके बाद अच्छा एक और फार्मूला होता है, उसको भी लिख लीजिएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब ये देखिए, आपको बताना ना, ये जो क्वेश्चन देता है ना ऐसा सरलीकरण वाला, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन सेट करके देता है। सेटिंग क्या होता है आइए देखते हैं। यहां से अगर ये जो गुणा कर रहा है, अगर हम इसको इधर कर दें तो भाग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब a + b + c बराबर आपका हो जाएगा महाराज a³ + b³ + c³ - 3abc बटा गुणा करा तो इधर भागना, तो a² + b² + c² - ab - bc - c। अब आपको नजर आ गया होगा। क्या बताइए, जो आपका सवाल है वे इसी रूप का है कि नहीं है। a का मान आपको दे रखा है 1/3, b का मान दे रखा है 1/4 और c का मान दे रखा है 1/ कितना, हाँ 1/5। जरा देखिए 1/3 3 बार लिखा है, 1/4 3 बार लिखा है, हो उधर ही भेज दिया है ताकि आप समझ ना पाए। ये जो c³ वाला है ना वो उधर भेज दिया है, तो बस वो हो गया आपका। अब -3abc ऊपर दे रखा है, अब बटे नीचे देखिए a² + b² + c² माइनस कॉमन ले लिया है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले फल प्लस हो जाएंगे। तो इसी पर ना बन रहा है, तो जब अगर इस पर फार्मूला बन रहा है तो 100% a + b + c होगा। इसका मतलब 1/3 धन 1/4 धन 1/5। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 20 + ये 15 + ये 12, तो कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 और 2 37 10 45/60। ये आपका आंसर हो जाएगा 45/60, ये ना हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि कैसे सेट किया फार्मूले पर। उसी तरीके से एक और फार्मूला हम आपको बता देते हैं कि जो वहां पर फिट करके देता है। कौन सा, देखिए a³ + b³ वाले पर बहुत अच्छा सवाल बनता है, a + b और a² + b² - ab। अर्थात यहां से सेटिंग क्या बनेगा, a + b का सेटिंग बनेगा किससे, a³ + b³ अब बटा हो जाएगा ना a² + b² - ab। उसी तरीके से a³ - b³ का देता है, फार्मूला क्या होता है a - b, दूसरे क्वेश्चन में a² + b² + ab। तो महाराज यहां से सेटिंग क्या हुआ, a - b बराबर a³ - b³ बटा a² + b² + ab हुआ ना। तो आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा। तो यहां से ये सरलीकरण के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना भी लिख लीजिएगा, इस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलें। तो मैथ से आपको क्या करनी है, सेटिंग करनी है। क्या करनी है, सेटिंग। अगर मैथ से सेटिंग हो गई तो आप क्वेश्चन जल्दी लगाएं। देखिए सवाल आता सबको है, ऐसा नहीं कि आपको सवाल नहीं आता है, लेकिन एग्जाम हाल में आपको जल्दी से जल्दी लगाने होते हैं। इस वजह से कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी होता है। जो ट्रिक होता है ना, कॉन्सेप्ट से ट्रिक निकल करके आता है, ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो वहां से ट्रिक आप अपने भी बनाया करिए, और अगर किसी से सीख जा रहे हैं तो प्रैक्टिस कई बार करिए, फिर आपका वो भी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। जरा देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है z बराबर करणी में 20 प्लस करणी में 20 प्लस करणी में 20 ऐसे करके अनंत बार दे रखा है ना, दे रखा है। इसको बेसिक भी बता देते हैं और ट्रिक भी बता देते हैं। तो पहले ट्रिक सुनिएगा। ये जो 20 है ना, इसका गुणनखंड करना है 2 ठो, और ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसका अंतर क्या है, 1 आए। इसका मतलब है कि 5 और 4, आप कहेंगे ना 5 को 20, अब 5 और 4 का अंतर 1 आया ना। तो जब यहां पर प्लस वाला रहेगा तो आपका उत्तर प्लस वाला होगा। इसका मतलब है कि इसका उत्तर होगा 5। इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर यहां पर माइनस होता तो उत्तर 4 होता, क्या बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हैं। इसका मतलब उत्तर होता 4। कब, जब प्लस की जगह पर क्या होता, माइनस होता।
अब देखिए आप क्वेश्चन कितना जान गए। क्वेश्चन बता आपको, इसकी जगह पर अगर होता 12, इसका मतलब है कि अगर z बराबर करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस डॉट 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 अनंत, तो महाराज इसका जरा उत्तर बताइए तो तुरंत। तो 12 का क्या कर देंगे, 4 गुणे 3, अंतर कितना है महाराज, अंतर आया 1। इसका मतलब है आंसर क्या होगा, प्लस है तो 4, माइनस रहता तो 3 है ना। क्वेश्चन कितने बन गए, बहुत से हैं। 3 4 का गुणा कर दीजिए, 12 से क्वेश्चन बना दीजिए। 4 5 का गुणा कर दीजिए, 20 से क्वेश्चन बना दीजिए। 5 6 का गुणा कर दीजिए, 30 से क्वेश्चन बना दीजिए। 7 8 का गुणा कर दीजिए, 56 से बना दीजिए। 11 12 का गुणा कर दीजिए। सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अरे बोलिए है कि नहीं है। तो यहाँ और एक में 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आपको वो भी बताया जा सकता है, बता देते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसको ये दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। अच्छा 1 मिनट, ये पहले जेड बराबर है। अगर देखा जाए जेड बराबर इतना है तो ये भी तो वही बतिया है जो पूरा है, यानी यहां से लेकर के भी तो जेड है। इसका मतलब है करणी में 20 आप प्लस जेड लिख सकते हैं। अरे भाई जेड बराबर पूरा, तो अनंत में से एक ठो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो निकाल दिए हम। अब उसके बाद फिर हो गया 20 प्लस जेड, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 प्लस जेड। इधर आ जाएगा तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 20 बराबर 0। अब इसी का जब गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा जेड माइनस 5 और जेड माइनस 4 बराबर 0, सॉरी प्लस 4, ठीक है। तो इसी को जेड माइनस 5 को एक जगह 0 कर देंगे और एक जेड प्लस 4 को 0। ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी तो जेड बराबर प्लस वाली वैल्यू मानी जाएगी, यानी प्लस 5 जो आपको बताए हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 4 आता आंसर। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हो गया आपका बेसिक मेथड। लेकिन आपको बेसिक नहीं लगाने हैं, आपको सवाल को समझने हैं। एक नहीं, एक से बनने वाले 4 5, ठीक ना। तो बस तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन आप भी समझ गए कि बना कैसे सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। कोई 2 संख्या ले लीजिए, किसी को दे दीजिए सवाल, ठीक ना। 8 9 ले लिए तो 8 है, और 9 ले लिए तो 9 है 72, और इनका अंतर भी बड़े अच्छे से 1 है। इसका मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं इसकी जगह पर 72 72 72। अगर प्लस है तो उत्तर 9, माइनस है तो उत्तर 8। समझ गए होंगे, है ना। तो ये आपका प्रश्न था। चलिए तो अब चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर और उसको भी समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे ही सब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये ध्यान से समझिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और क्वेश्चन को जो समझ पाए आप उसको बताने की कोशिश है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 3 4 तरीके से सीख लेते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। तो पहले सबसे पहले ना वो वाला मेथड समझते हैं। जब कुछ नए ट्रिक तैयार होता है तो हम करते क्या हैं। क्वेश्चन देखिए, दिमाग में आ गया होगा कि क्या करते हैं। क्वेश्चन देखा गया ना, क्वेश्चन क्या दिमाग में आया, भाग देते हैं। आप ये कहेंगे कि हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। हम भी आपको भागे से नियम सिखाते हैं, जरा सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 4/5 7/8 6/7 और 5/6। इसी में एक काम, हम एक और सवाल बना लेते हैं, इसी को उल्टा कर लेते हैं। 5/4 8/7। नियम समझिएगा। अगर नियम समझ में आपको आ गया ना तो फिर कोई सा भी सवाल देगा आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को आते होंगे, लेकिन कुछ और नियम सीख लिया जाए। दिमाग पर रहना जरूरी है ना। और कुछ और इससे भी इजी भी सीख लिया जाएगा। लास्ट वाला तरीका एक तो बता रहे हैं, खतरनाक, पहले इसको भी सीखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मेथड होता है वो सिंपल मेथड होता है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग दीजिए। तो 5 कितना बार में कट जाएगा, 0.8 बार में, है ना। इसको काटिए तो दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, तो 8 8 64। आपका बच्चा 6 अब 60 हो जाएगा ना, तो 8 7 56। आप यही काम करते हैं। फिर यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर जल्दी जल्दी ये किया। फिर वहाँ पर क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में काटते हैं जल्दी जल्दी कटता भी नहीं है। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन आप यहाँ पर काटेंगे तो कट जाता है, वहाँ जल्दी कटता भी नहीं है। वहाँ ये आपसे खिलवाड़ करता है, आपको काट देता है ना। चलिए तो 7/6 तो क्या कर देंगे, 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचा तो कितना हो जाएगा, 40 ना हो जाएगा। तो 7 5 35 हुआ ना। अब इसको काटिए तो यो 0.50 हो गया। तो 6 8 48। अब बचा कितना, 2। अब 2 जब काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 6 3 18।
तो महाराज अगर इसमें ये क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम ना, तो सबसे पहले ये बताइए इसमें कौन छोटा आया है। अगर ये क्वेश्चन आरोही क्रम, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनाएगा, पहला एक आरोही क्रम एक अवरोही क्रम, पहला क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कौन छोटा है बताओ, और चौथा क्वेश्चन कौन बड़ा है बताओ। 4 क्वेश्चन मिनिमम, ये मिनिमम हुआ 4 क्वेश्चन इससे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे छोटा नजर आ रहा है ये वाला, दिख रहा है ना, आज सबसे बड़का आपको नजर आ रहा है ये वाला। तो आइए कुछ हम लोग अपने से कॉन्सेप्ट बना करके सीखते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जब अंतर समान हो, अंतर समान हो, कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो जब अंतर समान हो, ध्यान से समझिएगा, पहला हम देखेंगे नियम, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अंतर समान हो। और दूसरा कंडीशन देखेंगे, अंतर समान हो और जो अंश में दी रखी हो वो छोटा हो, अंश छोटा हो, किससे, हर से। कंडीशन समझिएगा, कंडीशन क्या है कि अंतर समान हो और अंश छोटा हो, किससे, हर से। तो उत्तर क्या मिलता है, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इस दशा में, इसको नोट करके लिखिएगा, इस दशा में, इस दशा में, इस दशा में जिसका अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। मतलब देखिए 4, 5, 6 और 7 में ये है ना बड़ा है, तो इस दशा में जिसका क्या लिखेंगे, अंश बड़ा होता है वही बड़ी होती है। ये हो गया। इसका मतलब कहेंगे कि अगर जिसका अंश छोटा होता तो छोटी होती है, हाँ बिल्कुल। तो जिसका अंश छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है, ये लिख लेंगे ना, जिसका अंश छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है, ये लिख दिए। अब यही चीज यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इसी 16 को हमने बदल दिया है, बाकी सब कुछ वही है। 5/4 को जरा इसको कर लिया जाए। आप तो बेसिक मेथड पहला वाला लगाएंगे, तो बेसिक मेथड क्या लगाएंगे भैया, ये कितना हो जाएगा, 4 × 9 4 कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 × 9 4। यहां पर इसका उल्टा होता है, आप समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो 4 × 9 4 हुआ और ये कितना हो गया, 1 बचा ना, तो 4 दूना 8 और 4 × 20। इसको काटते हैं तो कितना, एक बार में कटेगा, और कितना हुआ 7 × 9 7, 1 बचा तो दशमलव हुआ तो 10, तो 7 × 9 7 और 3 7 चौको 28, 1.14। अगला देखिए तो 1 हुआ और दशमलव 6 से काट 1 बचा तो 6 × 9 6, 4 बचा तो 6 कितना 40 हो गया ना, तो 6 × 6 = 36, 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 दशमलव और कितना बचा, 1 शेष बचा, तो 5 से काटेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2, 1.2। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन आया है, तो कौन आया आप खोजेंगे तो सबसे बड़ा ई आया है। इसका मतलब हुआ, अब यहाँ पर नियम आपका बनने जा रहा है। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान होता है। आप लिखते हैं अंतर क्या होना चाहिए भैया, ये किसी भी सवाल के लिए है, ये किसी भी सवाल के लिए, इसी वजह से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अंतर समान हो और दूसरा कंडीशन और अंश वहां पर छोटा था, यहाँ अंश का है अंश बड़ा हो, किससे, हर से। उसी का उल्टा है ना, अंश वहां पर छोटा था यहाँ पर बड़ा है। तो नियम क्या बनता है, आपका आंसर बनता है कि इस दफा में जिसका अंश बड़ा था वो बड़ी होती थी, और यहाँ पर जिसका अंश देखिए बड़ा हुआ वो महाराज देखिए छोटा हुआ, सबसे छोटा है ना। तो जिसका अंश बड़ा वो छोटा और जिसका अंश छोटा वो बड़ा, जब अंतर समान हो और अंश बड़ा हो, तो नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे ये है, एक मेथड सिंपल वाला हो गया, दूसरा मेथड ही अंतर वाला हो गया। लेकिन कहिए कि अगर अंतरवा समान न हो तो एक होता लघुत्तम मेथड। लघुत्तम मेथड क्या होता है, 5, 8, 7 और 6 का लघुत्तम लीजिए, जो कि अभी हम करनी वाला सवाल बताए थे। उसके बाद से जब कुल बराबर हो जाएंगे तो जिनका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए। अब उसके बाद से
जो लास्ट तरीका है सबसे बेस्ट और खतरनाक बोले थे उसको बता देते हैं। तो इसके लिए हमको ना कुल ऑप्शन लिखना पड़ेगा और ऑप्शनवा जो लिखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य लगा करके एक बार ऑप्शनवा हमको लिख लेने दीजिए, ठीक है। 6/7 और 5/6। दूसरा ऑप्शन 5/6, तब तक आप लोग पानी भी पी लीजिए, है ना। और 7/8 और 4/5। तीसरा ऑप्शन ये खतरनाक मेथड है और ये किसी पर भी काम करेगा, चाहे अंतर समान रहे चाहे न रहे, इस सब पर काम करेगा। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या हो गया, बस अब आप पानी भी पी चुके होंगे तो 16वां को सुन लीजिए। तैयार हैं? तैयार हैं। देखिए, अगर कोई भी सवाल यानी अंतर समान रहे, अगर अंतर समान हो ना तो ये वाला नियम लगाइएगा, आपका जल्दी आ जाएगा आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट आप बना करके, जैसे इसका था इसी का उल्टा था, बना के लिख लीजिएगा। लेकिन वही अंतर समान रहे चाहे न रहे, तो ऑप्शन देखना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आरोही क्रम न बताना है। तो आरोही और अवरोही क्रम का ये खतरनाक ट्रिक है, जरा समझिएगा कैसे। 8 तिरछी तिरछा गुणा कर दीजिए 2 अंक में, 8 × 40 आया, अब 5 × 35 कितना आया, सॉरी 8 × 32, ये कितना हुआ, ये 5 का हम गुणा कर देना, 8 × 32, अब 5 × 35 हुआ ना। इसका मतलब हुआ 8 × 32 है, 5 × 35 और आरोही माने क्या होता है, बढ़ता। अच्छी बात है, बढ़ तो रहा है। चलिए अब इसको अब भूल जाइए, ये वाला हो गया ना, यहाँ तक काम हो गया। अगला वाला देखते हैं, 7 × 7 = 49, यानी वही कमा करना है। 8 × 6 = 48। अब देखिए क्या हो गया, बढ़ रहा है, 49 से 48 घट गया। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 × 5 = 35 और 6 × 6 = 36, बढ़ रहा है अभी तक, अच्छा है। अगले वाले में देखते हैं, ये दोनों में हो गया। अब इस वाले इन दोनों में देखते हैं, तो 8 × 6 = 48 और 7 × 7 = 49, अब इन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या आया था, 7 × 5 = 35, बिल्कुल देखिए बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए 7 × 5 = 35 और 8 × 4 = 32, देखिए अंतिम में जाकर के घट गया, इसका मतलब यो गलत हो गया। बढ़ना चाहिए था ना, घट गया। कुल नहीं देखना है, बस उनका अंतर देखना है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 6 × 4 = 24 और 5 × 5 = 25, बढ़ रहा है। अब अगला देखिए 7 × 5 = 35 और 6 × 6 = 36, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। 8 × 6 = 48 और 7 × 7 = 49, महाराज जी बढ़ रहा है। यही तो आपका उत्तर मिल गया, मिल गया आपको आपका आंसर। चौथा वाला भी देख लीजिए, 7 × 7 = 49 और 8 × 6 = 48, घट गया, यो नहीं है। मतलब समझे, अरे समझे कि नहीं, समझे ना। तो ये आरोही क्रम का आपका आंसर मिल गया। अगर और वही पूछता तो हम क्या करते, पहले बढ़ाना चाहिए, बस तिरछी तिरछा गुणा करके देखते रहिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा बस। बाकी 16वां को यहाँ से आप देख ही सकते हैं, यही वाला सबसे क्या आ रहा है, ये सबसे छोटा, तो आप देखिए 4/5 सबसे छोटा आया है। उसके बाद फिर 5/6, उसके बाद फिर देखिए 5/6 आया, बिल्कुल 8/3। फिर उसके बाद फिर देखिए 6/7, तो 6/7 का वैल्यू है ये, 6/7 का वैल्यू ये है। और उसके बाद फिर 7/8, तो 7/8 का वैल्यू ये है। तो सच्चाई है ना यही, बस। तो इसको पूरा टाइम तो लगा, लेकिन आप 3-4 तरीके सीख गए। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट और वो था ट्रिक, बस। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप सोच रहे होंगे इतना देर में एक सवाल लगाएंगे तब तो सर हमारा सिलेक्शन तो हो चुका, हमारा कल्याण हो चुका। अरे नहीं भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको भी पता है, आप लिख लेंगे। आप एक दिन ऐसा भी हुआ करता था कि आपको एक बनाने में भी बहुत टाइम लगता था, फिर आपने 10 बनाया, फिर 100 बनाया, फिर 1000 बनाया। नौकरी पाएंगे तो 40,000 रुपया महीना कमाएंगे तो 40,000 बनाया, और 40,000 रुपया लिखने आ गया ना, तो सब कुछ आ जाएगा। कब? धीरे धीरे धीरे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा, कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक का कुछ बात किया है। कह रहा अंकों का योग, तो 1 से लेकर के 100 तक का जो सवाल बनता, पहला सुनिएगा। तो पहले इसको बता देते हैं, अंकों का, ध्यान से समझिएगा, ये अंकों का योग बोला है, किसका? अंकों का, संख्याओं का नहीं, अंकों का, संख्याओं का नहीं। अगर संख्याओं का सवाल बोला होता ना कि संख्याओं का योग बताओ, 1 से लेकर के संख्याओं का योग, तो आपको पता है वो होता है 50-50। कैसी? क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्या है? 100 संख्या है। तो फार्मूला क्या होता है?
n इंटू एन प्लस 1/2, अर्थात 100 रख देंगे तो 100 गुणे 101/2, इसी का कर देंगे आंसर, तो 50-50 आ जाएगा ना। लेकिन ये क्या बोला है, अंकों का योग हमको बताओ, हमको संख्याओं का योग नहीं चाहिए। तो एक बात बता दे रहे, 1 से लेकर के 99 तक सबसे पहले निकाल लीजिए। 1 से लेकर के 99 तक हर एक संख्या कितनी बार होगी, 10 बार, ठीक ना। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर 10 कॉमन, 1 + 2 + 3 + फिर डॉट 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 10, ठीक है ना, सॉरी 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9, 1 से लेकर के 9 तक का योग होता है 45, ये आपको याद होना चाहिए। तो 45 दाइन 450, ये हो गया इकाई के अंक। तो दहाई के भी उतना ही है, तो दहाई का भी यही सेम है। तो ये कितने हैं, ये भी दहाई के अंकों को जोड़िएगा तो ये भी कितनी बार में आ रहे हैं, 10 बार में। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी 450। लेकिन 1 से लेकर के 99 तक आपने काम किया है, 100 अभी भी बचा। तो 100 की इकाई का अंकों का क्या होगा, 1 + 0 + 0। अब समझे इकाई का मतलब अंकों का योग का क्या पूछ रहा है, इसका मतलब इसका अंकों का योग आया 1, यानी 100 के अंकों का योग आया 1। वैसे 9 वैसे 99 का अंकों का योग 9 9 18, वही वाला पूछ रहा था। तो 450 ही हो गया, 900 हो गया ना। अरे कुल जोड़ दीजिए महाराज, आप ये को जोड़ दीजिए तो कितना आया, 901। तो याद रखने वाली बात है कि 1 से लेकर के 100 तक अंकों का योग 901, अंकों का योग 901 और संख्याओं का योग 50-50। अगर बात करें औसत का, अब सुनिएगा, अगर बात करें औसत का तो 100 संख्या होती है तो 50 50, क्योंकि 100 संख्या होती है तो 100 से भाग दे देंगे। अरे बोले दे देंगे कि नहीं। 1 से लेकर के अगर 100 तक अगर सम संख्या का योग पूछ दे तो सम संख्या का योग कितना होता है भैया, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, फार्मूला n × n + 1, यानी कितना हो जाएगा 50 × 51, ये आंसर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं। तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। 1 से लेकर के 100 तक क्या सम संख्या, क्यों सम संख्याओं का होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्या होती है, सम संख्याएं 50। अब बात करें अगर विषम संख्या की तो ये भी कितनी होती है 50। तो अगर 1 से 100 तक अगर विषम संख्याओं की बात करेगा तब कितना हो जाएगा 50 का वर्ग, क्योंकि आपको फार्मूला बोले थे, यहाँ पर फार्मूला होता है n × n + 1, सम संख्या का योग और विषम संख्याओं का योग होता है n² अर्थात 50² यानी 2500। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। अगर औसत पूछता तो n हटा देते तो n + 1 यानी तब कितनी संख्या 50, तो औसत हो जाता है 51 और इसमें कितना हो जाता है 50। क्यों, क्योंकि n हट जाता। तो 1 से लेकर के 100 तक ये सब संख्याएं बनती हैं। और अगर बात करें 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं, 25। और इसका योग आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। और 1 से लेकर के अगर 50 तक की बात करें तब कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वह टोटल कितना 15। और 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी है, वो है 10। याद रखे रहिएगा, ये सब प्रश्न आपके बनते हैं। ये 1 से लेकर के 100 तक इतने ज्यादा प्रश्न बनते हैं, सम पर, विषम पर, संख्याओं के अंकों पर, ठीक है ना, ये सब बनते हैं प्रश्न। तो चलिए इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप याद रखे रहिएगा 901, और ये सभी नोट कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और फिर अगले प्रश्न को समझते हैं। हाँ जरा देखिए, करा है 38 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 35.2 रुपया हो जाए। हमने आपको क्या बोला, एक ठो चीनी 1 इधर है, चीनी 2 इधर है, ठीक ना। अब देखिए 38 रुपये वाला इधर है और कितना है भैया 30 रुपये वाला इधर है। जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा एलिगेशन मेथड लगाइए। अभी बताया ना, तो आज आपको एलिगेशन मेथड वाला फॉल बता देते हैं कई ठो। तो जब भी कोई एक प्रकार का दूसरे प्रकार से मिलाया जाएगा, तो जब मिलाया जाएगा ना तो उसको आप एलिगेशन मेथड से लगाइएगा। तो क्या कर रहा है जरा सुनिएगा, 38 रुपए प्रति किलोग्राम को 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी से किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35.2 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। सवाल ये भी बन सकता था यहाँ पर, अगर 10% का लाभ ना होता ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रख देते 35.2, तो भी एक आंसर आ जाता है, यानी पहला सवाल आपका बन चुका है। जो 10% ना दिया होता उसको लाभ नहीं चाहिए होता, केवल 35.2 रुपए के हिसाब से बेचना होता, तो आपका जो आंसर आता फिर ये अनुपात आ जाता। इसका दोनों का अंतर ले लेते हैं आप, 5.2 अंतर आ जाता, इसका आ जाता आपका 3.2 लगभग आ जाएगा ना। हाँ ये आ जाएगा इसका अंतर, ठीक है। तो ये आपका अनुपात हो जाता है 52:32 काट देते हैं, आपका ये आंसर हो जाता है। लेकिन इसने सवाल को चेंज कर दिया है और क्या कर रहा है कि जो 35.2 रुपया है इसमें 10% का लभवा छुपा हुआ है। तो 35.2% विक्रय मूल्य अगर देखा जाए अगर हो गया
तो इसका मतलब हुआ हमको क्रय निकालना है तो क्या करेंगे हो, तो 100/110 करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 तिया 33 और 11 दूना 22। तो जब इसमें गुणा कर देंगे तो 32 ई है आपका यहाँ पर। यह तो समझना है। 10% लाभ हुआ 35.2 रुपया में इंक्लूड था, उसी के अंदर वह घुसा पड़ा था, तो हमको वो तो निकालना पड़ेगा ना, तो हमने निकाल दिया। अगर हानि कहता ना तब क्या करते, तो हानि जितना हो रहा था उतना निकाल करके और जो रुपया दिया रहता और जो हानिया होता वो दोनों को जोड़ करके तब यहां पर कर लेते। तो इसमें लाभ छुपा हुआ था तो कम होगा, हानि छुपा रहता तभी कम रहता तो ज्यादा वाला होता। तो इसमें हानि वाला भी प्रश्न बनाया जा सकता है। बस अब देखिए अंतर कितना हुआ जी, 2 हुआ। इसका अंतर कितना हुआ जी, 6 हुआ। तो 2:6 यानी 1:3। आपका आंसर जो है 1:3। बस आपको ये समझना था, ठीक है ना। तो बस इसमें यही समझना था कि है मान छुपा हुआ था 10% लाभ, बस आपको यही समझना था। 10% लाभ छुपा होता है और यहाँ पर अगर वो लाभ ना देता तो एक तरीके का और सवाल बन सकता था, और हानि पर भी एक सवाल बनाया जा सकता है। यानी इस पर कुल कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, 3 सवाल। कितने, 3। चलिए अगले प्रश्न देखिए, कर रहा है यदि एक मेज का मूल्य प्रत्येक वर्ष में 20% का ह्रास होता है, कुल सलिया में 20% घट रहा है, कितने साल तक, 2 साल तक। अगर 2 वर्ष बाद 3200 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब है तो पहले का मूल्य क्या था, तो इसका वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य निकालते तो आपको पता है 32,000 और 2 बार घटा है ना, और कितना 20%, तो 100/80 कर देंगे और 100/80 कर देंगे। बस ये 0 से 0 काट दीजिए, 8 चौको 32 और 8 पचे 40, कितना है आपका 50,000, ठीक ना। इसका मतलब है कि वर्तमान में जनसंख्या थी 50,000, 20% घटते घटते हो गई 32,000। तो जाहिर सी बात है घटेगी तो कम होगा, तो घट गई, तो 32,000 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 50,000, ठीक है। अगर कह दिया होता बढ़ती तब क्या करते, तब बढ़ा देते। यहां पर बढ़ने वाला भी क्वेश्चन बन सकता था। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। अच्छी बात है भैया, इसके पास रहने दीजिए 1000 किलोग्राम चीनी, है ना। इसके पास चीनी है, कह रहा है उसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर, कुछ भाग 8% लाभ पर, यानी पहला भाग जो 8% लाभ पर बेच रहा है और दूसरा का 18%। क्या कर रहा है उसे कुल 14%। अब आपको बताया, क्या बताए थे, अगर एक ठू दिया है, दूसरा का दिया है, कुल दिया है, जिसको मिला रहा है वो, तो हमेशा एलिगेशन मेथड। तो दूसरा का क्या दे रखा है, कुल 14। बस इसी का अंतर निकाल दीजिए। इसका अंतर कितना हुआ जी, 6, और इसका अंतर कितना, 4, इसका अंतर कितना हुआ, 8 6 14 6, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, अनुपात आ गया आपका 2:3, 2:3। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितनी मात्रा उसने 8% पर लाभ वाला कमाया, यानी 8% लाभ पर यह है ना, तो क्या हो जाएगा 2 बटा कुल हिस्सा कितना है 5, आई कितना है 1000 किलोग्राम। बस 5 दूना 10, 200, यानी 2 दूना 400 किलोग्राम। इसका मतलब है 8% लाभ पर उसने कितना बेचा, तो 400 किलोग्राम में बेचा। अगर पूछा होता 18% लाभ पर कितना बेचा, तब हो जाता 3/5 गुणे 1000, तब कितना आता भैया 600 किलोग्राम। दूसरा पूछ सकता था ना, बिल्कुल पूछ सकता था। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाइए, तो देखिए वही कमवा एक बार बताते ना, 1000 कुल ही है, तो 8% वाला जो है उसको मान लीजिए x, और 18% वाला है उसको मान लीजिए 1000 माइनस x ना हो जाएगा। बस तो कुल कितना दे रखा है लाभ 14%, तो 1000 का 114% कर देंगे, 114 करना पड़ेगा ना, 114%। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है x के 8% से प्लस 1000 माइनस x के 18%, सॉरी 118% से, क्योंकि लाभ हो रहा ना। अगर हानि होता तो 100 में से घटा देते, लाभ हो रहा है तो हर जगह 100 में जोड़ रहे हैं। उसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आपको आ जाएगी, और x क्या है 8% वाला मात्रा है जो लाभ हो रहा है, तो वो दूसरा तरीका वो है। लेकिन आपको बोले ना, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आप खुद सोचिए ना, आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लगा, तुरंत अनुपात ज्ञात कर लिए, कुल हो गया 5, 2/5 गुणे 1000, आपका ये आंसर आ गया।
ठीक ना। तो कभी भी दिमाग में यही आपको रखना है कि अगर एक तरीके का है और दूसरे प्रकार का है और दोनों प्रकार को अगर मिला रहा है, चाहे वो लड़के लड़के हुए, चाहे वो चीनी हुआ 2 प्रकार का, या पानी दूध हुआ, कुछ भी हुआ, तो अगर ऐसा है तो आप इसी पर फॉलो करिएगा। एक अगला फल देखते हैं। कह रहा है किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत था 8840, यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15000 और शेष का हुआ बतिया हुआ है। अधिकारी का दे रखा है और कुछ और लोगों का दे रखा है और कुल दे रखा है, माने एलिगेशन मेथड। तो कुल कितना दे रखा है 8840, तो 8840 कहाँ रहता है जी, बीच में, और ये दोनों कहाँ रहते हैं, किनारे किनारे। तो मान लेते हैं ये है अधिकारी जो कि आपको भी बनना है, और ये क्या है जो उसमें फिर जूनियर बोल सकते हैं, यानी असिस्टेंट बोल सकते हैं इन लोगों का, ठीक ना, असिस्टेंट, ठीक ना। जैसे क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क वो हो सकते हैं, और ये अधिकारी हो गए। तो अधिकारी कितने हुए जी, अधिकारी का औसत वेतन है 15000 और शेष का कितना है 8000। बस अनुपात ज्ञात कर लीजिए। 8000 का इससे ज्ञात करेंगे तो 840 ना होगा, ऐसे से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 800, ये घटा लीजिए 0 से, ये 0 और यहाँ पर 10 में 4 6, यहाँ पर 9 बचा, तो 9 में से 8 1, और यहाँ पर कितना बचा जी, ये 14 में फट जाए 6। ठीक है। अब देखिए इसको 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब ये 4 से काट दीजिए तो 4 दूना 8 और 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 2 4 5 20, 4 चौको 16। अभी 5 4 9 1 10, अब नहीं कटेगा ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 21:154 आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत बताओ, माने कुल में। तो अधिकारी कौन है, यही ना, यानी 21 अब बटा कुल कितने हैं, तो 154 और 21 को जोड़ लीजिए, तो 154 और 20 174, 175 175 गुणे कुल कितना प्रतिशत इनका ज्ञात करना ना, तो गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करना, गुणे 100 कर दीजिए। तो 25 25 चौके 100 और 25 7 बार में कटेगा, तो 7 3 21, 3 चौके 12%। आपका आंसर आया 12%, ऑप्शन नंबर दूसरा। बस अगर भाई इनका पूछा होता तो इनका क्या हो जाता, 12% ही है, तो बाकी शेष वो है, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते थे 154 बटा 175 गुणे 100, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो जो बचा है वो आंसर आ जाता है, यानी 88%। तो इसमें भी 2 सवाल बना सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ दिया था कुल दिया था, इसका मतलब है एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। वो चिल्ला करके सवाल कर रहा है कि कौन सा मेथड लगाओ, एलिगेशन मेथड लगाओ, और आप भी लगा दीजिएगा। अब ये है आपका लास्ट, और ऐसे प्रश्न में देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। कभी भी आज के बाद से एक चीज रखिएगा याद, कि अगर निवेश वाला प्रश्न हुआ तो सबसे पहले आप पूरा दिमाग लगाइएगा अनुपात ज्ञात करने में। क्या, अनुपात ज्ञात करने में। उसके बाद से और अंत में लाभ देखिए क्या दिया रहेगा। तो बात आपको क्या ध्यान देनी है, अगर निवेश दे रखा है तो आपको अनुपात ज्ञात करने, पहला काम। दूसरा काम आपको ये धीरे से पढ़ना है कि कितना साल के लिए करा, 1 साल के लिए कि 2 साल के लिए कि 3 साल के लिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। वरना कई बार ऐसा होता है कि यही पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। जैसे इसमें देखिए एक जगह लिख रहा है पहले वर्ष में, उस वाले लाइन को पढ़िए। कह रहा पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ। पहले वर्ष में माने 1 वर्ष में, अगर कह देता 2 वर्ष में तो 2 ही करना पड़ता, यानी तब हम जो 12 महीना लेते हैं तब 24 महीना लेना पड़ता है, यही ध्यान देना है। अगर 3 वर्ष में कह देता तो 36 महीना लेना पड़ता, इतना सा ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी अब कुल लाभ को हम लोग कैसे अनुपात ज्ञात कर रहे हैं देख लीजिए। एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। तो ए का देखिए क्या कर रहा है, 4:5 के अनुपात में निवेश किया। अच्छी बात है भैया, 4:5 के अनुपात में निवेश किया। अब 10 महीनों के बाद अपना निवेश लेकर के बी भाग जाता है, वापस ले लेता है बी। इसका मतलब है तो लगाया 12 महीना, है क्या किया, 5 वाला क्या किया, 10 महीना के बाद ना भागता है, तो 10 महीना तो लगाया होगा, 2 महीना ना नहीं लगाया, तो जितना लगाया वो देखना है। यानी 4 वाला जो है वो 12 तक लगाया, और 5 वाला है जो 10 तक लगाया, इसी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए बस। अब देखिए कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए। तो 2 5 10 और 2 6 12, तो 6 चौको 24 और 5 5 25, ये आ गया आपका अनुपात। कोई दिक्कत है जी, नहीं समझे।
अनुपात दे रखा था 4:5, ये 12 महीना के लिए लगा तो 12 महीना लगा दिए, ये 10 महीने के बाद से हट जा रहा, माने 10 महीने तक तो लगाया होगा, अनुपात ज्ञात कर लिए बस। अब यही देख काहे, और एक चीज और है, बोला ना बर्फ के पहले बर्फ में वह बोले हैं तो 12 और 10 लिए हैं, अगर 2 साल कहता तो यहाँ 24 लेते, यहाँ तो ये 24 तक लेते और 10 महीना तक है तो 10 महीना तभी 10 रहता, तो वही ध्यान देना है। तो पहले वर्ष में बोला मैंने 1 वर्ष का बात कर रहा है, यानी ऐसे सवाल में पहला दिमाग लगाइएगा अनुपात ज्ञात करने का, दूसरा दिमाग लगाइए, वो धीरे से लिखा रहता है, दूसरा दिमाग लगाइएगा और देखिएगा खोजिएगा 1 वर्ष में कि 2 वर्ष में कि 4 वर्ष में। चलिए इसको छोड़िए, अब देखिए कि कुल बाबा कितना दे रखा है, कुल दे रखा है 49,000, कितना दे रखा है 49,000, ये कुल लभवा है जो बर्फ के अंत में लोगों को मिल रहा है। अब पूछा रहा है कि बी का कुल हिस्सा बताओ, तो जरा बताओ बी का कुल हिस्सा कितना है, 25 है, आ कुल कितना है 49 है, गुणे 49,000 कर देंगे तो इसे से काट देंगे तो 1,000 बार में कट जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा आपका 25,000 रुपया, ये बी का हिस्सा था ना। और अगर वही पूछा होता ए का हिस्सा बताओ तब कितना हो जाता, तब 24/49 गुणे 49,000 कर देते, तब ये इससे कट जाता 1,000 बार में और तब आ जाता आपका 24,000 रुपया, ये हो जाता ए का हिस्सा। तो यही आपके प्रश्न थे, ठीक है ना। तो बाकी और भी प्रश्न जो हैं आगे वो बता दिए जाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपके कोई प्रश्न फंस रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन को, ताकि हम आपको बता सकें और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम आपको बता सकें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। धन्यवाद, जय हिंद।